नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आम लोगों के लेकर निवेशकों तक लिए चिंता बढ़ा रहा है। कभी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई छूता है तो कभी अचानक कीमतों में गिरावट आ जाती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या वैश्विक बाजार की अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां भारतीय सराफा बाजार को प्रभावित कर रही हैं? क्या ये निवेश का सही मौका है या अभी इंतजार करना बेहतर होगा? तो आपको बता दें कि देखा जा रहा है कि गोल्ड के दाम गिर गए हैं और 24 कैरेट गोल्ड 1,40,000 और 22 कैरेट गोल्ड की बात की जाए तो 1,33,450 रेट पर आ गया है। तो लगातार देखा जा रहा है कि गोल्ड के दाम जो कि अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसको लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल। अब सवाल इस बात का है कि क्या अभी गोल्ड और सिल्वर खरीदना ठीक है? तो अमेरिका में यूएस नॉन फॉर्म पेरोल डेटा का असर गोल्ड पर क्या पड़ लगेगा, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखा जाए लोगों के मन में तमाम सवाल हैं और गोल्ड में बहुत से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं। इसको लेकर बात कही जा रही है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है? रेट कट एक्सपेक्टेशन से गोल्ड क्या है इफेक्ट है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, देखा जा रहा है कि गोल्ड के दाम आज काफी गिरे हैं। अगर 22 कैरेट की बात की जाए तो 1,33,450 और 24 कैरेट 1,40,000। ये गोल्ड के रेट जो लगातार देखा जा रहा है अप एंड डाउन निकलकर सामने आ रहा है, ये क्या वजह सर मानी जाए इसकी? साथ ही साथ सोना खरीदने के लिए क्या ये सही समय है? नमस्कार सुनील, आपको और एफएम न्यूज के सभी सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, सब जो भी लोग हैं, सबको मेरा अभिवादन। पहली बात तो मैं रेट ठीक कर दूं सुनील, मुझे लग रहा है आपकी जो बैक एंड टीम है उन्होंने रेट इस समय सोना 24 कैरेट का 1,45,000 है, 1,40,000 नहीं है। बहुत फर्क होता है, 5,000 में तो काफी प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। तो गिरी है कीमत, पर पीछे कुछ दिनों में रिकवर करी, फिर कल जब खबर आई युद्ध फिर शुरू होने की, फिर कुछ गिरी। उसके बाद आज सुबह फिर रिकवर करी है। कुल मिला के हम देखें तो बहुत वॉलेटाइल है। ये रिएक्ट कर रही है डॉलर इंडेक्स जो अमेरिका में होता है उससे, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में है, फेड जो निर्णय ले रहा है, फेड के मिनट सामने आए, उन्होंने आगे महंगाई का खतरा कुछ कम बताया, कुछ ज्यादा बताया। तो इसलिए पर एक अच्छी बात जो फेड ने कही, जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं की, मैं एफएम न्यूज पे इसका खुलासा कर देता हूं कि फेड ने ये कहा कि दुनिया भर की अगर मिनट्स उनके बारीकी से पढ़ेंगे, उनके मिनट्स कुछ दिन बाद में बाहर आते हैं। मिनट्स में लिखा है कि दुनिया भर के देश अमेरिका में जो डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसमें अब निवेश अपना हटा रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली बार फेड ने इस बात को स्वीकार किया है। उनकी ये बात लॉन्ग टर्म के बहुत मायने रखती है। मुझे लग रहा है यहाँ से सोना और चांदी आगे भविष्य उनका बहुत उज्जवल दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति इसको लेना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप लंबे वक्त के लिए इसको 2 से 5 साल के लिए रखें तो अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। बिल्कुल सर, आपने फैट को लेकर जिक्र किया और जो केविन वॉश का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, कमेंट्री काफी ज्यादा की, क्योंकि देखा जाए ट्रंप के बहुत ये नजदीकी बताए जाते हैं और कहा जो उन्होंने बोला है उसको लेकर, उसको क्या है, मतलब उसको लेकर क्या मायने लगाए जाए जो बोला है केविन? देखिए क्योंकि वो ट्रंप के आदमी है तो मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो इंटरेस्ट रेट्स कभी बढ़ते हुए देखना नहीं चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। हालांकि कमेंट ऐसे सुनने में आते रहेंगे कि महंगाई बढ़ रही है पर मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट रेट्स वो बढ़ने देंगे, क्योंकि ट्रंप के आदमी है। फेड को ये भी दिखाना होता है कि हम स्वतंत्र तौर पे काम करते हैं, हम सरकार की बात में नहीं आते, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हम नहीं सुनते। पर हकीकत यह है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तो इससे सोने चांदी में आगे इजाफा दिखाई देगा। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि इंटरेस्ट रेट्स का और सोने में क्या रिश्ता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लोग फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और क्योंकि सोने में कोई डिविडेंड नहीं मिलता, सोने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए सोने से हट के लोग वहां पर निवेश करेंगे, ऐसा लोग मानने लगते हैं। तो इसलिए जो सटोरिये हैं, जो लोग स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग सोने में बिकवाली शुरू कर देते हैं और फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में शुरू कर देते हैं। तो ये उसका कारण रहता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि रेट बढ़ेंगे, इसलिए भी मुझे सोने चांदी का भविष्य आगे बहुत उज्जवल नजर आता है। बिल्कुल।
सर जैसा देखा जाए अमेरिका में देखा गया कि यूएस पे नॉन फार्म पेरोल डेटा जो जॉब्स की बात कही जाए 1 लाख लगने वाली थी, लेकिन जब देखा रिसर्च कर रहा था उसमें देखने को मिला 57,000 के अप्रॉक्स लगी हैं। तो उसका गोल्ड की कीमतों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ, ये भी एक रिश्तेदारी है सुनील, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। 1,10,000 की उम्मीद थी। नॉन फार्म पेरोल्स का मतलब होता है जो गैर कृषि क्षेत्र में नौकरियां अमेरिका में लगती हैं, वो असल में कितनी लगती हैं, ये नॉन फार्म पेरोल्स का मतलब होता है। वो नौकरियां कम लगी, तो जब ये नौकरियां कम लगती हैं तो ऐसे में सोना चांदी बढ़ता है। अब ये रिश्तेदारी क्या है मैं समझा देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि नौकरी कम लगेगी तो लोगों को तनख्वाहें कम मिलेंगी, लोगों को तनख्वाहें कम मिलेंगी तो लोग खर्च कम करेंगे, और लोग खर्च कम करेंगे तो महंगाई कम बढ़ेगी, महंगाई कम बढ़ेगी तो फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट्स घटाएगा, बढ़ाएगा नहीं। और अगर फेड इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो आपको सोने चांदी की कीमत फिर ऊपर जाती दिखती है। तो इतनी दूर की रिश्तेदारी है नॉन फार्म पेरोल्स की भी, जिसकी वजह से सोना जो कि $4,000 के नीचे चल रहा था, इस खबर आई तो देखा जा रहा है कि सोने के दाम जो गिर गए हैं उसको लेकर बता रहे हैं कि डॉक्टर शरद कोहली सर ये खरीदने का सही समय है। सर मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त आ जी रही जी बिल्कुल। तो देखा जाए कि सर ने कहा ये आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। और लेकिन सर ये देखा जाए जैसा आपने बात की डॉलर इंडेक्स को लेकर, डॉलर इंडेक्स कहा जाता है कि 5 देशों की इकोनॉमी होती है और जो कि एक बकेट के तौर पर देखी जाती है। डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का क्या संबंध है, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, डॉलर इंडेक्स 5 नहीं 6 देशों की करेंसीज को मिला के डॉलर को उसके अगेंस्ट तोला जाता है। किस नेटवर्क उसको तोला जाता है, और 6 करेंसीज है, मैं उसका नाम ले लेता। उसमें ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, यूरो है, स्वीडिश क्रोमा है, कैनेडियन डॉलर है। इन 6 देशों की करेंसी मिला के डॉलर इंडेक्स बनती है, इनको डॉलर के अगेंस्ट तोला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर मजबूत होगा, तो सोना चांदी नीचे जाएगा, और जब डॉलर कमजोर होगा तो सोना चांदी ऊपर जाएगा। तो ये डॉलर इंडेक्स अभी जब कल युद्ध फिर से शुरू हुआ तो डॉलर इंडेक्स फिर 101 पर पहुंच गई थी। उससे पहले 101 से नीचे चल रही थी। तो जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स नीचे आएगी, सोना चांदी आपको मजबूत होता दिखाई देगा। बिल्कुल। सर देखा जाए कि बात की जाए सिल्वर को लेकर, क्या सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि जिक्र इस बात का है, अभी देखा जाए कुछ दिन पहले, चाहे वो अगर एआई की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात की जाए, और चाहे वो सोलर सेल सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए, अभी क्रूड ऑयल को लेकर क्राइसिस थी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ देखा गया था, चांदी का उसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो क्या चांदी सिल्वर जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म कर पाएगा? हो सकता है, क्योंकि चांदी का 55% चांदी जो बनती है सुनील, वो इंडस्ट्री में यूज हो जाती है। आपने ठीक कहा, सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर सेल्स में, और एआई डेटा इक्विपमेंट में, जो एआई के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं दुनिया भर में, उसमें भी चांदी इस्तेमाल होती है। तो 55% चांदी तो इस्तेमाल करके समाप्त हो जाती है, मात्र 45% चांदी बचती है निवेश करने के लिए। तो क्योंकि इन तीनों जो जितने भी ये सेक्टर्स हैं जहाँ चांदी इस्तेमाल होती है, वहां पर उनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और चांदी 5,000 टन सालाना शॉर्टेज भी है, करीब 30,000 टन की डिमांड है, 25,000 टन वो साल में प्रोड्यूस की जाती है अलग अलग जगह पे। साउथ अमेरिका में पेरू एक देश है जहाँ चांदी के सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, वहां से ज्यादातर चांदी आती है, और वहां पर 1,45,000 टन के रिजर्व्स माने जाते हैं पेरू में। तो चांदी हालांकि वॉलेटाइल ज्यादा है, क्योंकि जो सट्टेबाजी है वो चांदी में सोने से भी ज्यादा होती है, इसलिए चांदी की कीमतें आपको बहुत तेजी से ऊपर जाते भी दिखती हैं, बहुत तेजी से नीचे आते भी दिखती हैं। तो जिन लोगों के दिल की धड़कन, जिनको दिल की बीमारी नहीं है, जो लोग दिल की धड़कन को संभाल पाते हैं, वो चांदी में ज्यादा करें। और जो जिनका दिल थोड़ा कमजोर है, उनको कहीं स्टेंट लगा हुआ है, कहीं उनकी ईसीजी नॉर्मल नहीं आती, वो लोग सोने में करें। मैं इसको हल्के फुल्के मूड में कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखा जाए, क्योंकि सर बहुत से लोग होते हैं गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बहुत से शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी इसका रिजल्ट्स उनको देखने को मिले। अगर सर बात की जाए इंटरनेशनल एजेंसीज की, चाहे वो HSBC की बात हो, UBS की बात हो, JP मॉर्गन की बात हो, जो कि गोल्ड के रेट्स में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और लोग ये भी कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स मैंने ये सुना कि गोल्ड के दाम है 1,20,000 के पास आ सकते हैं, ये अपना रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, आने वाले 6 महीने में 2 लाख को क्रॉस भी कर सकता है। उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, लॉन्ग टर्म जो प्रेडिक्शन है इन सभी एजेंसीज की, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी, यूबीएस, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इन सब की लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन तो बुलिश है। बुलिश का मतलब ये लोग सब मानते हैं कि इस साल के अंत तक या 2027 के मिडिल या फर्स्ट क्वार्टर तक गोल्ड जो है ऊपर जाएगा। अब समय समय पर जो वैश्विक स्तर पर ये जो युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये मात्र डोनाल्ड ट्रंप या ईरान इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए उसमें देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं है जैसे कहते हैं। मुझे लग रहा है कि सोने के दाम 2 से 5 साल का आप नजरिया लेके चले, बीच बीच में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहेंगे और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सोने में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, सोने में निवेश करना चाहिए। ज्यादातर लोग सोने में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, वहीं बस गलती हो जाती है। अगर आप इसको लंबे नजरिए पे रखें और थोड़ा थोड़ा करके आप लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके, तो ये आपको अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में कमा के देगा। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि अगर लॉन्ग टर्म में हम लोगों को मुनाफा चाहिए तो इस पर ध्यान देना होगा। सर, रेट कट एक्सपेक्टेशन में को गोल्ड आखिरकार मजबूत क्यों करता है? कई बार ये देखा गया है। क्योंकि रेट कट जब होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सोने में ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा करते हैं, कॉमेक्स न्यूयॉर्क में एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है, जहां पर बहुत भारी मात्रा में सोना खरीदा और बेचा जाता है। कीमत भी वहीं से तय होके आती है भारत और अन्य दुनिया के हिस्सों में। तो ऐसा माना जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो जो फिक्स रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट देती हैं, जिन पे एक फिक्स रिटर्न आता है, लोगों का उसकी तरफ से रुझान हटके सोने चांदी पर आता है। और जब वो रिटर्न अच्छा देती हैं, जब ब्याज बढ़ती है, तो ऐसा माना जाता है कि सोने चांदी में से लोग बेचकर उस पर निवेश करेंगे। तो इंटरेस्ट कट का मतलब है कि फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न देगी, तो उसमें से हटा के सोने में निवेश ज्यादा आएगा, इसलिए रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर अगर हम बात करना चाहें, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, अभी देखा गया, और उसके कीवी पर हमला किया, और देखा जाए यूक्रेन ने रशिया के पास जो 33 रिफाइनरीज हैं उसमें 24 को डैमेज कर दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स है पूरी, इसको अगर देखा जाए, या ग्लोबल इकोनॉमी जो श्रिंक है हो रही है, उसको लेकर गोल्ड के रेट्स पर क्या इफेक्ट है? देखिए, वैसे तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ती हैं तो सोने के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि इसको एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, मुसीबत का साथी कहा जाता है। पर हाल में युद्ध हुआ जो खाड़ी में, वेस्ट एशिया में तो युद्ध चल रहा है, इसमें क्रूड ऑयल सीधा इंपैक्ट हो रहा है, और पेट्रो डॉलर्स की वजह से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अमेरिका में बढ़ती है, इसलिए सोना प्रेशर में आता है। अदरवाइज जनरल रूल जो है कि सोने को तो अशांति पसंद है। जब जब युद्ध बढ़ेगा, जब जब इनसिक्योरिटी का माहौल आएगा, जब जब अनिश्चितता, अस्थिरता का माहौल आएगा, तो सोने की कीमत बढ़ेगी। तो रशिया ने जो कीव पे हमला किया है, वो हमला तो लगातार 4.25 साल से युद्ध चल रहा है। उस युद्ध को मुझे लगता है सोना चांदी इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये युद्ध, जब मुझे ऐसा नजर आता है, बड़ी बात कहने जा रहा हूं सुनील आपके चैनल पे, मुझे ऐसा नजर आता है जो वैश्विक भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिस्थिति बन रही है, मुझे लगता है 2030-31 तक वर्ल्ड वॉर 3 हमें देखने को मिलेगा। हालांकि वर्ल्ड वॉर की झलक तो हम देख ही रहे हैं, पर वर्ल्ड वॉर 3 की जैसे जैसे भूमिका बनेगी और दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेगी, तो सोना चांदी ऊपर जाएगा। बिल्कुल। और सर, नवंबर में जो अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी को आप किस प्रकार से देखना चाहते हैं डॉलर को लेकर, जो कि गोल्ड को इफेक्ट करती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि उनके डॉलर का वर्चस्व, डॉलर का रुतबा बना रहे, ये वो चाहते हैं। पर उसके लिए उनको महंगाई जिस प्रकार से अमेरिका में है, और जिस प्रकार से अमेरिका से निवेशक निकल रहे हैं और वहां के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसमें से निकाल के वो सोना खरीद रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इन बाकी के 4 महीनों में महंगाई को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भी सोने चांदी को रफ्तार देगा। क्योंकि अगर महंगाई कम होगी तो उससे फेड को ये उम्मीद रहेगी कि अब रेट नहीं बढ़ेंगे, और रेट नहीं बढ़ेंगे तो सोना चांदी ऊपर जाएगा। तो मुझे लग रहा है आने वाले इलेक्शन अमेरिका में राजनीतिक तौर पे हम देखें तो अगर महंगाई रहती है तो उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो हार जाएगी, उसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और जो वहाँ का सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ की एक तरह से हमारी लोकसभा को कहते हैं, और जो सेनेट है वो राज्यसभा को कहते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी 2024 में तो इलेक्शन हुआ था, अब फिर इलेक्शन क्यों हो रहा है, तो मैं बता दूं कि अमेरिका में मिड टर्म होता है, जब बीच में आधा टर्म बीत जाता है, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो 2 ही साल के लिए होते हैं, उनकी वो मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को तो पूरा इलेक्शन होता है, और सेनेट में जिन लोगों के, जैसे राज्यसभा में रोटेशनल सिस्टम होता है कोलेजियम के बेसिस पे, तो राज्यसभा सेनेट में जो जो सीटें खाली होती है उनका इलेक्शन होता है।
तो उनके रिपब्लिकन पार्टी की पहले ही रेटिंग गिर चुकी है, अप्रूवल रेटिंग राष्ट्रपति ट्रंप की गिर चुकी है उनकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से, ईरान की वजह से। तो मुझे लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप को बाकी के 4 महीनों में अपनी जनता को प्रसन्न करना पड़ेगा। इसके लिए वो शेयर मार्केट को तो चढ़ाएंगे, सोने को दबाने की कोशिश करेंगे, पर सोने को कितना कामयाब होंगे दबाने में ये मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर वो महंगाई को काबू में लाएंगे तो सोना अपने आप ऊपर जाएगा। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है सुनील, जो मैं आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि चाइना हांगकांग में एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर, क्लियरिंग सेंटर सोने का बनाना चाहता है, जिस प्रकार MCX है और लंदन में LBMA है। अगर वो कामयाब हो जाता है इसमें, तो एक पैरेलल मार्केट अमेरिका के अलावा खड़ी हो जाएगी, जहां से सोने चांदी की कीमतें तय की जाएंगी। ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और इंडिपेंडेंट तौर पर चाइना एक सोने का हब बन जाएगा, जो कि आज बड़ा हब अमेरिका है, उसके बाद हब लंदन है। तो हांगकांग के माध्यम से चाइना एक बड़ा हब बनना चाहता है। मैं समझता हूँ ये भी सोने चांदी की आगे कीमतों के लिए एक फेवरेबल बात नजर आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने दर्शकों को हमारे समझाई किस प्रकार से ध्यान देना है, और चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर उन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन सर आपने कहा कि 182 के रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर सकता है गोल्ड, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आने वाले वक्त में, क्योंकि देखा जाए पोस्ट दिवाली कई घरों में शादियां हैं और वो अभी से अपनी तैयारियां शुरू करना चाहते हैं, और भारतीयों में खासकर ये कहा जाता है कि सावन में, बरसात में गोल्ड सस्ता हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में धारणा होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो लोग गोल्ड खासकर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शादियों को लेकर, तो क्या ये सही समय है, वो इसी समय पर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसका इंतजार करना चाहिए? देखिए, शादी ब्याह में तो आपके घर में जब शादी है, आप उससे महीना 2 महीना पहले ज्वेलरी की शॉपिंग शुरू करते हैं, तो वो लोग उसी हिसाब से उसको टाइम करेंगे। मुझे नहीं लगता ज्वेलरी में, शादी में ज्वेलरी खरीदने वाला इंतजार करेगा कि कीमत घट जाए या बढ़ जाए। उसको तो लेना है, वो अपना बजट एडजस्ट कर लेगा, ज्यादा ज्यादा यही करेगा कि अगर उसमें कम ले लेगा, कम कैरेटेज का ले लेगा, क्वांटिटी कम ले लेगा, वो एक अलग बात है, जितना भी उसने बजट एलोकेट किया हुआ है। पर भारत के किसी पैमाने से गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं जाती। सिर्फ भारत जब इंपोर्ट ड्यूटी कम बढ़ाता है या घटाता है, उससे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस ऊपर नीचे होती है। बाकी अदरवाइज गोल्ड सिल्वर प्राइसेस भारत के किसी आर्थिक पैमाने से इस पे फर्क नहीं पड़ता है। और सावन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं भारत में। खरीदारी यहाँ बढ़ भी जाती है तो उससे गोल्ड 200-400 रुपए ऊपर नीचे होता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता शादी में जिन्होंने सोना बनवाना है वो रोकेंगे। और आज वैसे ही भाव अट्रैक्टिव है। 1,80,000 से अगर आज आप गिर के 1,45,000 पे आ गए हैं, तो पहले के मुकाबले तो काफी राहत है। बिल्कुल, तो पहले के मुकाबले काफ़ी राहत की बात कही जा रही है। सर बहुत से लोग बिस्किट में इन्वेस्ट करते हैं और पॉन्ड्स खरीदते हैं, मतलब कहते हैं कि वो उसको इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर मानते हैं और कहते हैं कि जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उनके लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कि बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है। जब मैं आम लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने बिस्किट्स खरीद लिए हैं, जब घर में शादी होगी तो उसको हम ज्वेलरी में कन्वर्ट करा लेंगे। तो उनको क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं, जब भी वो ऐसा करें तो कौन सी बातों का ध्यान रखें? ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर वो बिस्किट्स में करते हैं, कॉइन्स में करते हैं और बाद में उससे ज्वेलरी बनवाते हैं, क्योंकि बिस्किट्स तो प्योर होते हैं, स्टैम्प्ड होते हैं। हॉलमार्क लेना चाहिए एक तो, किसी अधिकृत स्टोर से लेना चाहिए, जैसे MMTC वगैरह है, जो भारत सरकार का संस्थान है, वो इम्पोर्टर है गोल्ड का, उसके थ्रू लेना चाहिए। हॉलमार्क लेना चाहिए और उसको देख परख के लेना चाहिए, किसी के कहने में नहीं। बिकॉज स्मगल्ड गोल्ड भी ऐसा सुनने में आता है कई बार भारत में आ जाता है जब से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है। तो कई दफे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपको मान्यता प्राप्त जगह से ही गोल्ड को खरीदना चाहिए और ज्वेलरी उसमें से बनानी चाहिए। और ज्वेलरी में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा ज्वेलरी में निवेश करना, निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बनाइए, ज्वेलरी को खाली पहनने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइए। निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप चिप्स, कॉइन्स या ETF जो होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उन्हीं को ले सकते हैं। तो मतलब ये दर्शकों के लिए बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप चिप्स में कीजिए, बिस्किट्स में कीजिए, 24 कैरेट्स में कीजिए, और अगर आप ज्वेलरी पहनने के शौक के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। सर अगला सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि बड़े ज्वेलर्स के पास जाएंगे जो नामी गिरानी है तो वो हमको ठग लेते हैं, ज़्यादा चार्ज लगाते हैं, और छोटे दुकानदार, छोटे सुनारों के पास जाएंगे, ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो हमको ज्वेलरी सस्ती मिल जाती है। अधिकतर भारतीय परिवारों में ये अवधारणा बनी हुई है। उनको सर आप किस प्रकार से समझाना चाहते हैं?
जहां पर आपका विश्वास है वहीं से करनी चाहिए। और आजकल तो परखने के लिए मशीन्स भी आ गई हैं, आप ज्वेलरी की प्योरिटी एक मशीन के जरिए भी परख सकते हैं। पहले तो वो कसौटी पर घिस के परखी जाती थी, आप मशीन्स हैं उसमें आप डलवाइए अपने सामने, देखिए कितने कैरेट का है, कितनी इम्प्योरिटी है। तो जहां आपका यकीन है, जो आपको सालों से जानते हैं, जहां आपको यकीन है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं किया जाएगा, वहां से आपको ज्वेलरी लेनी चाहिए। सर, गोल्ड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का प्रभाव, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में गोल्ड बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है ऐसे में गोल्ड आगे लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। जैसे जैसे आर्थिक अनिश्चितता बढ़ेगी, वैसे वैसे गोल्ड की प्राइसेस आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल, ये सारी बातें आपने बता दी बहुत अच्छे से। लेकिन सर, एक सवाल मेरे मन में और है। जब गोल्ड रिसाइकलिंग करने के लिए अगर कोई जा रहा है तो उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि ये ज्वेलर ने हमको ये बात बताई नहीं थी। तो एक्सपर्ट्स के तौर पर अगर गोल्ड रिसाइकलिंग, क्योंकि देखा जा रहा है गोल्ड रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको लेकर आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? गोल्ड रिसाइकलिंग का मतलब है कि आपके घर पे जो गोल्ड पड़ा है आप उसको लेके जा रहे हैं और आप उसको पिघला के उसको एनकैश कर रहे हैं, उसमें से और ज्वेलरी, नई ज्वेलरी बना रहे हैं, नए फैशन की। तो उसमें देखिए कि जब आप वो तोल रहा है तो आपकी कटौती कितनी कर रहा है, मेकिंग चार्जेस कितनी काट रहा है, खोट कितनी निकाल रहा है। इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग फायदा उठाते हैं लोगों की इनोसेंस का। अगर उनको पता नहीं होता है इसमें इतने मोती हैं, इसमें इतने कुंदन है, इसका इतना काटेंगे उतना काटेंगे, बहुत पैसा काट लेते हैं। मुझे लगता है 3-4 जगह से वेरीफाई करके तब उसको मेल्ट कराना चाहिए। बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना चाहिए सर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो देखा जा रहा है भविष्यवाणी की है, उसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। जो गोल्ड पर पूरी नज़र रखता है प्राइसेस पर, उनकी भविष्यवाणी को आप किस प्रकार से देखते हैं? वो मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने गोल्ड का भविष्य बहुत उज्जवल बताया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है वो दुनिया भर की गोल्ड को मैन्युफैक्चरर्स से, ट्रेडर्स से टच में रहती है, और वो समय समय पर गोल्ड के बारे में रिसर्च करती रहती है, डेटा निकालती रहती है। उनका भी मानना यही है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश है। और सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस, क्योंकि देखा जाए लॉन्ग टर्म में कई बार ये सोचते हैं कि लोग अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारा पैसा फंस जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल्ड में इन्वेस्ट कब करना चाहिए, कौन सी कंडीशंस में? नहीं, टर्म इन्वेस्टर तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एनी टाइम इज ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। जब जब प्राइस करेक्शन आए तब तब आप कर सकते हैं। मैं सुनील आपसे क्षमा मांगूंगा, मुझे कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है, बहुत तो आज इतनी ही शुक्रिया बातचीत कर पाऊंगा। फिर कभी आपसे जुड़ूंगा जब जब समय मिला। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे इस खास शो में आने के लिए, डॉक्टर शरद कोहली सर का। तो देखें, सर ने जिस प्रकार से बताया है कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है और लगातार गोल्ड के रेट जो कि अप एंड डाउन्स हो रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, और आने वाले वक्त में ये रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में, और चाहे वो लॉन्ग टर्म की बात हो, शॉर्ट टर्म की बात हो, उन पर सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। जियो पॉलिटिक्स का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा।